हेलो स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 10 है, पार्ट 10। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम डिस्कस कर रहे थे ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया थे 4 टाइप्स का था और वेपर प्रेशर हमने बताया था। उसके बाद फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसमें हमने कहा कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉलिड हमारा सॉल्यूट होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। सॉल्यूट, अब हमने कहा कि सॉल्यूट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, वोलेटाइल भी होते हैं, नॉन वोलेटाइल। जो वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, कहने का मतलब जो वाष्पशील होते हैं वो वेपराइज होते हैं, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो वेपराइज नहीं होते। कहने का मतलब एक है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इसका क्या काम है, देखिए अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव लोअरिंग के टर्म में, वेपर प्रेशर के रिलेटिव लोअरिंग के टर्म में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब हमने मान लिया कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले रहे हैं, हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें कि जो हमारा सॉल्यूट है वोलेटाइल है। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूट में होता क्या है। पॉइंट नंबर 1, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है। अब यदि हमने सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल ले लिया, सपोज हमने सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है वो हमारा नॉन वोलेटाइल हो गया। इफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट यदि हमारा नॉन वोलेटाइल है तो कहने का मतलब ये है कि वो वेपराइज नहीं होगा, कैन नॉट वेपराइज, वो वेपराइज नहीं होगा। और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसके वेपर्स बनेंगे नहीं। और इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन जब हम गर्म करेंगे तो वेपर्स में सिर्फ किसका कंटेंट होगा, सिर्फ सॉल्वेंट का कंटेंट होगा, सॉल्यूट पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यदि हमने सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल ले लिया तो उस केस में क्या होगा कि सॉल्यूट के वेपर्स नहीं फॉर्म होंगे, वेपर्स ऑफ सॉल्यूट कैनॉट फॉर्म, ये फॉर्म नहीं होंगे। और जब ये फॉर्म नहीं होंगे तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल हमने ले लिया, सॉल्यूट हमने ले लिया नॉन वोलेटाइल। If solute is non-volatile, then क्या होगा, if solute is non-volatile, vapors of solute cannot form, then vapor pressure of solution becomes equal to vapor pressure of solvent cannot depend on solute because solute is non volatile, क्योंकि solute जो है नॉन वोलेटाइल है और वो वेपराइज नहीं हो रहा है। तो अगले पॉइंट में हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट। कब, जबकि सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल है। जब हमारा सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा था कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है यदि वो P है तो अब हमने 2 कंपोनेंट लिया है, जैसे हमने 2 कंपोनेंट लिया है A और B।
ए को हमने मान लिया सोल्यूट और बी दैट इज हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अब हम कह रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि हमने P मान लिया दैट इज P, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, PB, और सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूट का PA हो जाएगा। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू PA प्लस PB, बट यहाँ पर क्या है, केवल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो कहने का मतलब क्या बन गया है कि P इज इक्वल टू PB, P केवल किसके इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है। नेक्स्ट अब क्या होगा, देखिए राउल्ट्स लॉ में हमने देखा था कि वेपर प्रेशर जो होते हैं वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब हम P इक्वल टू PB है, तो PB की वैल्यू हमने राउल्ट्स लॉ में देखी थी। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ में हमने देखा था कि PB इज इक्वल टू P नॉट B एंड XB। क्लियर। अब हम P नॉट B को मान ले रहे हैं कि P नॉट B को हम सिर्फ P नॉट मान ले रहे हैं। सपोज हमने P नॉट B को सिर्फ P नॉट B को केवल हमने P नॉट मान लिया, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे PB की जगह पर, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये इसको हमने मान लिया, ये हमारा हो गया। अब इस वैल्यू को इसमें रख, समीकरण संख्या 1 में यदि हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P नॉट XB, P इज इक्वल टू P नॉट XB। और चूंकि P इक्वल टू हम मान ले रहे हैं PS, तो PS यहाँ पर क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कुछ समीकरण बन गया हमारा PS इक्वल टू P नॉट XB। क्लियर। तो यहाँ पर P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। एंड P नॉट यहाँ पर क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड XB क्या हो गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो PS अपॉन हो जाएगा P नॉट इक्वल टू XB। क्लियर है। अब एक चीज पता होगा आपको कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन में हमने बताया था XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XB इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज 1 माइनस XA। क्लियर है। XB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस XA रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा XB है तो यहाँ पर हम 1 माइनस। अब एक चीज और, अब सिंपली अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 y1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, या हम इस वैल्यू को रख दें या फिर हम जो है दोनों को -1 से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस XB, ये हो जाएगा। अब इसका हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू 1 माइनस XB की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, XA, क्योंकि जैसे XB इक्वल टू 1 माइनस XA है तो उसी तरीके से 1 माइनस XB इक्वल टू ऑल्सो XA, इसका जस्ट उल्टा भी होता है। तो P नॉट माइनस XA अपॉन P नॉट इक्वल टू XA, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू XA। अब देखिए यहाँ पर 2-3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो P नॉट माइनस PS, ये क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है दैट इज P नॉट माइनस PS। और XA क्या है, दैट इज मोल फ्रैक्शन
ऑफ XA, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। अब कहने का मतलब हमें इक्वेशन क्या मिल गया, दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट XA। तो इस पूरे समीकरण को हम लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहने का मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब XA की जगह पर आप लिख सकते हो XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। मोल फ्रैक्शन में इसको हमने बताया है, इसको आप लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB। क्लियर है, ये मिल जाएगा। इसको आप इस फॉर्म में रख सकते हैं। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आप देखिए NA की जगह पर हो जाएगा आपका WA अपॉन MA एंड NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB। क्लियर है। और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू NA को, NA क्या है, सोल्यूट क्या, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो यहाँ पर इसको नेग्लिजिबल मान ले रहे हैं कि NA इक्वल टू, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख देंगे, इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो क्या बन गया NA अपॉन NB। NA और NB की जगह पर हम इस वैल्यू को रख देंगे तो दैट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको रख देंगे, ये NA की जगह पर रख दिया WA अपॉन MA और NB तो रिवर्स हो जाएगा, WB अपॉन MB है तो MB ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका WB। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। तो कौन सी इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बनता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू WA इंटू MB अपॉन MA इंटू WB। तो हमें फाइनल इक्वेशन ये मिल जाता है कि ये दो इक्वेशन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ये तो डायरेक्ट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए है और यहाँ पर यदि हमें जो है फाइंड आउट करना है WA कहने का मतलब वेट ऑफ सोल्यूट या आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है तो या फिर मोलर मास निकालना है तो हम इस फार्मूले को देखेंगे। तो दोनों फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सिंपली एक बार फिर से इसको समझेंगे। देखिए इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों जो है हम फार्मूले लर्न कर लेंगे और इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखिए एक बार फिर से हम देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्यों होती है। तो हमने कहा कि कोई भी जो सोल्यूशन है बाइनरी सोल्यूशन स्पेशली उसमें दो कंपोनेंट है, आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब फिर हमने कहा कि सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल भी हो सकते हैं, वोलेटाइल भी हो सकते हैं। तो यदि सोल्यूट वोलेटाइल है तो वेपराइज होगा और यदि नॉन वोलेटाइल है तो वेपराइज नहीं होता है। अब वेपर प्रेशर कब बनेगा, जब हम किसी सॉल्यूशन को, किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो वेपर्स बनते हैं और जब वेपर बनता है तो जो वेपर से प्रेशर क्रिएट होता है वो वेपर प्रेशर होता है। तो अब हम ऐसा सॉल्यूशन लें जिसमें कि सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट जो है वो तो वोलेटाइल है। यदि हमारा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वो आपका वेपराइज नहीं होगा और जब वेपराइज नहीं होगा तो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में कम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दे रहे हैं और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वेपर नहीं बन रहे हैं, इसलिए उसका वेपर
वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है, उसके लिए इक्वेशन हमें ये मिल गया और ये दिस इज फाइनल इक्वेशन। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने 4 बताए थे। तो फर्स्ट ये दिस इज द रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए नाम से ही है, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। किस चीज का बढ़ना? बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट की बढ़ना या बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्यों होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला हमारा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखिए वह टेम्परेचर जिस पर कि जो है किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ a liquid becomes equal to atmospheric pressure of liquid is known as बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, वह कांस्टेंट टेम्परेचर है जिस पर कि लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सिंपल से शब्दों में हम देखें तो कहने का मतलब ये है कि आपका वेपर प्रेशर become equal to atmospheric pressure कब? at constant temperature and this is called boiling point। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि वह टेम्परेचर, वह ताप जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दोनों आपस में इक्वल हो जाए उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमको बात करनी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है? अब देखिए, अब हमने कहा कि हमारे पास सोल्यूट 2 टाइप्स के हैं। सिंपल से इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। सोल्यूट हमारे 2 हैं, एक वोलाटाइल है और दूसरा हमारा नॉन वोलाटाइल है। क्लियर? हमको इसमें हमको जो है ऑस्मोटिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें हर जगह सोल्यूट को नॉन वोलाटाइल, हमें सोल्यूट किसके लिए कंसीडर करना है? नॉन वोलाटाइल। क्योंकि वोलाटाइल होगा तो उसमें वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर अधिक होगा। हम सोल्यूट के टर्म में हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए हम बात कर रहे हैं स्पेशली। तो सोल्यूट हमारा यदि नॉन वोलाटाइल हुआ, इमेजिन करिए कि सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। पहला कौन सा है आपका? दैट इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। हमारे पास क्या है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है और प्लस सॉल्वेंट है। तो देखिए क्या होगा, यदि सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो वोलाटाइल जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है वो वेपराइज नहीं होगा। जब ये वेपराइज नहीं होगा तो इसके वेपर्स नहीं बनेंगे। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? 0। इसका वेपर्स बन ही नहीं रहा है। जब इसके वेपर्स नहीं बनेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम उसको और गर्म करेंगे। जब हम उसको और गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे।
दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर से एक बार देखते हैं, सोल्यूशन में यदि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो जब हम सोल्यूशन को गर्म करते हैं तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपोराइज नहीं होगा, और जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपोराइज नहीं होगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जब कम हो जाएगा तो उसके वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए हम उसको गर्म करेंगे, और जब उसको और गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सिंपल सा मतलब ये है कि बॉइलिंग वेपर प्रेशर ऑफ, सिंपली अगर हम इसको देखें तो कहने का मतलब जब वेपर हम बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर कब बढ़ा रहे हैं, जब वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जस्ट दोनों एक दूसरे को उल्टा चलेंगे। यदि वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। यदि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें, अपने शब्दों में सिंपली इसको हम अपने समझने के लिए लिख लें तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, सिंपल सा, इसको हम अपने समझने के लिए लिख लें कि वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे। अब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर प्रेशर घट गया, जब वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो सिंपली हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ, देखिए वेपर pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent is greater than vapor pressure of solution, vapor pressure of solution containing non-volatile solute, containing non-volatile सोल्यूट। कहने का मतलब ये है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसकी तुलना में, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के तुलना में जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर हम लिखें तो कहने का मतलब ये है कि वेपर, अगर हम दोनों को यहाँ कंपेयर करें, यदि हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट है और हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, ये दो चीजें हैं। क्लियर, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब हम बात करें वेपर प्रेशर की, बात करें वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, देखिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होगा, हाई। क्लियर, यहां पर इसको देखें तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, लो होगा, ठीक है। अब हमने कहा, यहीं पर हमने कह रखा है कि वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेपर प्रेशर हाई होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो अब आगे देखिए क्या हुआ, वेपर प्रेशर हाई हो गया तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्यों, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, क्योंकि जो है वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये हमने बताया। तो इस बॉक्स को आप सिंपली लर्न रखें तो जो हम कह रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब यदि हम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हाई है, सॉल्यूशन का कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। अब इसको हम ग्राफिकल मेथड से, इसको हम ग्राफ से देखते हैं तो हमको दिखाई देगा कि ग्राफ में ये कैसा दिखाई देता है। तो देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से इसको समझेंगे। तो ग्राफ किसके बीच में बनेगा, दो ही चीजों को तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, एक वेपर प्रेशर, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। इस तरफ हो गया हमारा दैट इज वेपर प्रेशर और इस तरफ हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर, इस तरफ हमने ले लिया टेम्परेचर। क्लियर है। अब हम ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए ये है हमारा दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर होगा, सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है
क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये यहाँ मिलता है, तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखें ये किसका ग्राफ है, दैट इज सॉल्वेंट। ये हमारा है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टी नॉट। प्योर सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। अगला जो है ग्राफ आ गया हमारा सॉल्यूशन का, ये हो गया सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन। ये हमारा है सॉल्यूशन। अब देखिए जब इसके ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, ये यहाँ पर ये वो पॉइंट है, ये देखिए ये वो पॉइंट है जहां पर कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूशन का वो पॉइंट है जहां पर कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, तो इसको हम मिला देंगे। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये टी नॉट है तो ये क्या हो जाएगा आपका टी एस, ये क्या हो गया टी एस, इसको हमने मान लिया टी नॉट, ये टी एस। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा टी बी। अब डेल्टा टी बी क्या है यहाँ पर देखेंगे, अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे। टी नॉट क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड टी एस ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब डेल्टा टी बी क्या है, व्हाट इज डेल्टा टी बी, तो डेल्टा टी बी ये क्या है, एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, डेल्टा टी बी किसके बीच का अंतर है, अभी आपने ग्राफ में देखा टी एस और टी नॉट के, कौन ज्यादा है, टी एस ज्यादा है, तो डेट मीन्स की क्या हो गया टी एस माइनस टी नॉट। ये डेल्टा टी बी इज द डिफरेंस इन बिटवीन टी एस माइनस टी नॉट। कहने का मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहीं पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द difference in between boiling point of solution to boiling point of pure solvent। क्लियर है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज डेल्टा टी बी, ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक डेरिवेशन यहीं पर है आगे नेक्स्ट, दैट इज डेल्टा टी बी, इसी के लिए समीकरण बना हुआ है, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। व्हाट इज एम, एम क्या है, दैट इज मोलैलिटी। इसको हमने आगे की वीडियो में बताया, दैट इज मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी। और डेल्टा टी बी अभी हमने बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी के लिए हमने फॉर्मूला बता रखा है, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, ये क्या है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की जगह पर इसको रख देंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, सॉरी पहले इसके हम जो है समीकरण प्रोपोर्शनलिटी हटा दें, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा के बी एम। एंड व्हाट इज के बी, के बी क्या है भाई, कांस्टेंट क्वांटिटी। कौन सी कांस्टेंट क्वांटिटी, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एम इज मोलैलिटी एंड के बी इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का एक नाम और है दैट इज इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर है। अब m की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, और m की जगह पर हमने क्या रख दिया WA इंटू 1000 अपॉन MA
इंटू WB। क्लियर। अब एक चीज आप देख सकते हैं, ये आपका फाइनल, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस पे बेस्ड फॉर्मूले आपको, इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसे भी। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने फॉर्मूले हमने बताए, अब न्यूमेरिकल इन्हीं पे आते हैं। डेल्टा टी इक्वल टू के बी हम याद है, तो एम की जगह पर आप वैल्यू रख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, डेल्टा टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में दी होगी या सब दिया होगा, इसको निकालना होगा। WA क्या है, WA दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट, पढ़ा है आपने। MA क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो A फॉर सोल्यूट, B फॉर सॉल्वेंट, तो ये आपको पता ही है। तो अब एक चीज यहाँ पर देखेंगे कि जो डेल्टा TB है वो बढ़ेगा तो मोलर मास देखिए यहाँ पर घट रहा है। कहने का मतलब हर जगह जो है आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के अपोजिट चल रही है। तो यहाँ पर आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कुल मिला के क्या करना है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, और साथ में जो हमने ग्राफ बनाया, अगर ये आता है तो आपको ग्राफ याद रखना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी देखा आपने, लास्ट में फॉर्मूला मिल गया है, और यहीं पर हम इसको रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।